पैन संस्थान बीकानेर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक अलग तरह का अनुभव है कि हम उमाकांत जी को किसी सभागार में न सुन करके एक कंप्यूटर पे देख पा रहे हैं। ये भी एक समय है और इस समय की बात को करते हुए ही हम आगे समय में आगे जाएँगे और आपसे कई कई तरह की बातें हम उमाकांत जी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपना समय दिया। धन्यवाद बहुत-बहुत। मैं आपका भी और आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने इस समय में मुझे याद किया और आप लोगों के ज़रिए एक बार फिर से हमारे रसिकों से, हमारे चाहने वालों से मिलने का मौका दिया। उमाकांत जी, हम एक सामान्य समय में बात नहीं कर रहे हैं। जी। ये एक सामान्य समय नहीं है। ये जी। बड़ा असामान्य समय है हमारे जीवन के लिए भी, संसार के लिए भी, कुछ कलाओं के लिए। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को जी, लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने उमाकांत जी जहाँ तक मैं समझता हूँ जब से आपने संगीत साधना शुरू की हो, मेरे विचार से कभी भी इस तरह का व्यवधान आपके जीवन में अनुभव आपके जीवन में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इस तरीके का व्यवधान कि साल भर से हम घर में बैठे हैं, ये तो हमारा जो म्यूज़िक करियर जब से शुरू किया, उसके बाद ऐसा हुआ ही नहीं। जी, बिल्कुल। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये एक ऐसा अकथनीय है, अनुभव है, जिसके बारे में कभी हमने कल्पना नहीं की थी। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे यही बात कर रहा हूँ, वरना भई संगीतकार से क्या बात क्या करेंगे, संगीतकार से तो संगीत सुना जा सकता है। जी, और फिर अब जी। तो तानसेन नहीं, आपके शब्दों में कानसेन है, कान लगा के सुनने वाले हैं। तो भाई नहीं आप संगीतकार से सवाल-जवाब थोड़ी करेंगे। जी, 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 जी। जी, जी, जी। तो मैं यही एक अनुभूति मेरे साथ में सारे लोग जानना चाहेंगे और खास तौर से उमाकांत जी भी ध्यान रखें कि अभी जो लोग आपको देख रहे हैं जी। और हज़ारों लाखों लोग, ये एक बिल्कुल नया संसार खुल रहा है आपके लिए। जी, जी। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे शायद आप पहली बार परिचित हो या जी। ये लोग आपसे परिचित हो। तो मैं आपके साथ अपने दर्शकों को भी बताऊँ कि हमारे साथ में देश के जाने-माने ध्रुपद गायक पद्मश्री से सम्मानित उमाकांत जी हैं और आज हम सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे कि हमारे भाई जो जिनके होने से ये गान पूरा हुआ करता था, भाई रमाकांत गुंदेचा। सबसे पहले मैं उनकी सृजन साधना का को नमन करूँगा उमाकांत जी और जी। उनको याद किए बिना हम अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकते। जी, बिल्कुल ठीक बात। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ जी। हैं और आज भी अगर आप अकेले भी गाएँगे, तो भी यकीन मानिए मुझे यही लगेगा कि आपके बगल में रमाकांत जी अपनी हथेलियाँ थपथपा रहे हैं कान पर, वो भी आपका साथ जुगलबंदी में दे रहे हैं। बिल्कुल। एक साथ 2-2 ऐसी अप्रिय घटनाएँ हो जाती हैं। एक तरफ इनका रमाकांत जी का इस तरह से प्रस्थान होना, एक तरफ ये कि हम कहीं आ जा ही नहीं रहे हैं, हम साधना के एक तरकीब से उसमें चले गए हैं, कि शायद कभी-कभी तो संगीत गाने का मन भी नहीं करता। जी। मैं सबसे पहले आपसे कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ़ उस अनुभूति को महसूस करना चाहता हूँ उमाकांत जी। ये समय इन दोनों प्रतिपातों से आपको किस तरह से देखिए ये कोरोना तो हमारे यहाँ लॉकडाउन मार्च से शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो जो बुरा समय जिसको हम कहेंगे वो सितंबर से ही शुरू हो गया था। और 2 सितंबर को हमारे पिताश्री गए और हाँ, ठीक बिल्कुल। 2 महीने 5 दिन बाद रमाकांत का भाई जाना हो गया। तो ये हाँ 2-2 झटके, अभी हम वो पिताजी के सदमे से उभर भी नहीं पाए थे और फिर ये रमाकांत का जाना हुआ और उसके बाद फिर बिल्कुल। लॉकडाउन हो गया। तो ये ये इतने सारे जो जो मतलब एक तरीके से झटके हमारे
जीवन को, हमारे हमारे समय को जो लगे, वो अकल्पनीय थे, जिसकी हमने कल्पना नहीं किया था। और लेकिन फिर हमने ये भी सोचा कि जो जो लिखा हुआ है, वो तो होता ही है, जी, उसको आप रोक नहीं सकते। जी, वो जी, चाहे आप आस्थावादी हों, चाहे अनास्थावादी हों, कैसे भी हों, समय को कोई रोक नहीं पाया। तो मैं तो आस्थावादी हूँ और जी, मैंने तो यही सोचा कि जो ईश्वर की इच्छा है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। और मैंने फिर ये भी सोचा कि भई ईश्वर ने हमारा साथ इतना ही लिखा था और जितना साथ था, जिसमें हम लोग जितना कर पाए, जितनी सेवा भरपूर, हम संगीत की भरपूर। कर पाए, जितना हम साधना कर पाए, साथ में रह कर के, वो जितना ईश्वर ने लिखा था उतना किया, बाकी अब हरी इच्छा। जी, जी, जी। जी, और फिर ये एक अलग चीज़ हुई। दूसरा अब उस तरफ आते हैं कि एक ऐसा अनिश्चित अवकाश आदमी अपने घर में बंद होके रहे। एक तो होता है ना कि अपन खुद अपना स्पेस जुटाते हैं, मैं अब किसी से मिलूँगा नहीं। एक ऐसा जी, समय आता है कि आप किसी से मिल नहीं पाते, जी, है ना? और उस वक़्त आप ये नहीं कह सकते कि ये सृजन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो आपका चाहा हुआ एकांत नहीं है, वो आपके ऊपर जी, थोपा हुआ एकांत है जी, ना? तो और जिसमें आपका तो बड़ा सार्वजनिक जीवन है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा गुरुकुल संस्थान है ना? जी, और पूरा परिवार है बल्कि मैं जी, ये कहूँ तो जी, सारे लोग। तो एक ऐसा जिसके बारे में अकल्पनीय था, खुद को सँभालना और एक ऐसा समय जिसमें आपको पता है कि अभी संगीत से लगभग मतलब ना सिर्फ़ गाने बजाने से बल्कि अनुभूति के स्तर तक ईश्वर ने हमें दूर कर दिया था उससे। तो मतलब जिस तरह की देखिए चीज़ें बिल्कुल, हम बिल्कुल देखते थे। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, अनिरुद्ध जी। जी, ये जी, थोपा हुआ समय है। जब हम जी, एकांत की बात करते हैं, तो आदमी अपने लिए एकांत चाहता है अपने ढंग से, अपने किसी ढंग से। दूसरे के ढंग से नहीं। और जब एकांत की बात होती है, तो वो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, साल भर का एकांत कोई भी नहीं चाहता। नहीं तो चाहता। कम से कम एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव व्यक्ति जो है, बिल्कुल, वो अपने ढंग से एकांत चाहते हुए क्रिएटिविटी करता जाता है। करता जाता है। लेकिन यहाँ तो ठीक इसका उलट हुआ। यहाँ हुआ ये कि थोपा हुआ, दूसरा ये कि टेंशन, ये टेंशन का थोपा हुआ इस एकांत में भी हम सब लोग एक तरीके से हमारे दिमाग में एक टेंशन बना हुआ था कि अब क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, जो रोज़ाना जो हमारे पास जो खबरें आ रही थी, उससे हमको ये लगता था कि अरे! अब क्या होगा? अरे! कल क्या होगा? तो ये जो टेंशन है, ये किसी प्रकार की क्रिएटिविटी करने से भी हमको वंचित कर उसने किया। वंचित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो इसमें ये हाँ, ये जो समय रहा, जी, ये जो अगर ये सोचते हैं कि एकांत, थोपा हुआ एकांत को हम एकांत नहीं मानेंगे। नहीं मान क्रिएटिविटी के मान से भी ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छा समय नहीं था। नहीं था। जी, बिल्कुल। एक सामान्य आदमी ये जानना चाहेगा कि चलिए उसकी तो दिनचर्या है, कैसे वहाँ गया, वहाँ से आ गया, ये करा। लेकिन आपकी अपनी एक दिनचर्या बंधी हुई है, जन्म से बंधी हुई है कि ये रियाज़ करना है, यहाँ जाना है, जी। ये सारा प्रोग्राम है ना? इस समय को आपने किस तरह से गुज़ारा? देखिए जो शुरू के जो मार्च और अप्रैल का जो महीना था, उसमें तो हम बिल्कुल घर से नहीं निकले। मतलब हम यहाँ पर वो कर्फ्यू जैसे ही लगा हुआ था, आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो हम घर से बा और फिर वो जिस तरीके का एक मन में डर बैठ गया था या बिठा दिया गया, जो भी आप कहें, तो उसकी वजह से हम 2 महीने तो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकले। ओह! और घर से बाहर नहीं निकले तो उसमें हुआ ये कि जब घर पे रहे और घर के जितने भी नौकर थे उनको भी छुट्टी कर दिया। तो सारे घर के काम-काज सब घर भर के लोग मिल कर के करते थे। चाहे वो खाना बनाना हो, साफ-सफाई का अभियान हो या घर को व्यवस्थित करना हो, आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब।
तो एक तरीके का मैं तो यही कहूँगा कि वो एक हमारे अपने घर में हम लोग सब मिल बैठ करके फिर से एक वो पुराना समय कि जब हम अरे लोग वाह! घर में काम किया करते थे अपनी हाँ, माँ के साथ, हम जब घर में रह करके हाथ बटाया करते थे, वो वाला समय वापस हमें इसमें देखने को हाँ, मिला, जी, इन 2 जी, महीनों में, जी, पहले जी, 2 महीनों में। फिर उसके बाद जी, जब लॉकडाउन खुला तो फिर हम गुरुकुल गए, हमारा जो अपना संस्थान है ध्रुपद संस्थान हाँ, भोपाल जी, में, जी, वहाँ गए, जी, तो वहाँ लगभग उस समय 40 बच्चे थे। जी, तो उनको उनको फिर सिखाना शुरू किया, उनको जी, उनके साथ हमारी दिनचर्या जो जैसी होती है, हम दिन में गुरुकुल में रहते हैं, तो वहाँ अच्छा, जाकर के उनको सिखाया और हमारी अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो फिर धीरे-धीरे शुरू हुई, बाहर की एक्टिविटीज़, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड थी और आज भी लिमिटेड है। यानी हाँ जी, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाना। गुरुकुल में गए हैं तो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके सिखाना। सीखने-सिखाने का बिल्कुल, जो स्वरूप था वो तो मार्च, अप्रैल, मई से शुरू कर दिया था। अच्छा जी, तो जी, हाँ, तो वो जी। सिखाने का काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी भी श्रोताओं से तो अभी भी आपकी वैसी वापस्तिकी नहीं हुई होगी, जैसे ही अभी आपकी पहले हुआ करती थी। बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब ये लॉकडाउन हुआ और तो ये जो जैसे आप कहना अभी वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं, ऐसे वर्चुअल 5-7 कॉन्सर्ट किए हम लोगों ने जी, शुरू-शुरू में। पर जी, फिर उसके बाद फिर वो भी बंद हो गए या नहीं हुए जी, और जी, जी, उसके बाद जो है बस ये जो समय है, ये अब जी। थोड़ा-सा अब जाकर के एक लाइफ नॉर्मलाइज़ होना थोड़ी-सी शुरू हुई है। हाँ, हुआ ये है उमर जी कि अ, आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कलाकार को हुआ है, कलाकार, कलाकार को हुआ। देखिए बिल्कुल, दुकानदार ने दुकान खोल ली, चाहे कम चली, बिल्कुल। लेकिन चली हुँ, तो सही, हुँ, है ना? ऑफ़िस वाले लोग ऑफ़िस का काम कर ही रहे हैं, हुँ, हुँ, चाहे उद्योग कम ही चले लेकिन शुरू तो हो गए। शुरू हुए। लेकिन कलाकार जो है, वो घर पर बैठा बिल हुआ है। बिल्कुल, अच्छा, मुख्य बिल कलाकार के साथ-साथ जो उसके एक्कम्पनिस्ट होते हैं, उनको और ज़्यादा हाँ, दिक्कत है। बिल्कुल, बिल्कुल, सहयोगी उनको और कलाकार। ज़्यादा दिक्कत है कि उनको वो तो अपने मुख्य कलाकार से बंधा हुआ है, तो वो हाँ, जब तक उसके प्रोग्राम नहीं होंगे, तो बेचारे उसके भी प्रोग्राम नहीं होंगे। नहीं होते और फिर देखिए दुकानदार की मनस्थिति में और कलाकार की मनस्थिति में राजनीति का फ़र्क है। बिल्कुल, उसका उसका जो कैलकुलेशन दिमाग का जो चलता है, वो एक सीमा पे जाके पूर्ति खुराक मिल जाती है। जी, लेकिन बिल्कुल। जो एक सेंसिटिव व्यक्ति है, जी, आप उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उसकी खुराक पूरी हो जाएगी। उसकी खुराक हाँ, पूरी नहीं होगी। उसको बिल्कुल। वो वो जीवंत उपस्थिति चाहिए एक सुनने वाले की, जिसके कलाकार अंदर आप बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह जी, रहे हैं। आपका बिल्कुल कहना जी। ठीक है कि कलाकार जब तक परफ़ॉर्म नहीं करेगा, तब तक हाँ, उसको अपनी हाँ, लाइफ़ का बिल्कुल, सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। जो हमारे जो श्रोता हैं, जो आपसे परिचित हो रहे हैं, जी। वो के दिमाग में एक सहज ही जिज्ञासा आएगी कि आपके जीवन में चूँकि आप ध्रुपद का पर्याय हो गए हैं हिंदुस्तान में, तो ये आपके जीवन में ध्रुपद की शुरुआत कैसे हुई ज़रा ये बताइए? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हालाँकि ये सब म बुज़ुर्गों के आशीर्वाद हैं और उस्ताद की कृपा है हमारे। अ, बिल्कुल, दरअसल क्या है उमर साहब कि हमारा जन्म और हमारी पढ़ाई-लिखाई और हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप उज्जैन में हुआ। जी। महाकाल की नगरी उज्जैन। हाँ, 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 हाँ। जी, तो हमने वहाँ से माधव संगीत महाविद्यालय से एमए किया, मास्टर जी, ऑफ मास्टर ऑफ म्यूज़िक इन वोकल। तो जब एमए किया, तो उस समय वहाँ पर उ कोर्स में ध्रुपद भी था, ख़याल भी था और बाकी वो और दूसरी चीज़ें भी होती है सब जैसा कोर्स होता है वैसा होता है। वो करते हुए हमको लगा कि ध्रुपद जो है, ये हमारे यहाँ की बहुत ही प्राचीन, बहुत ही एक अमूल्य चीज़, हमारा अपना ट्रेडिशन, रियल ट्रेडिशन ये है और इसको गाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों को कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी उज्जैन में। हम लोग
चाहते थे कि ध्रुपद करें, लेकिन अब हमारी हमारे हमारे परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो हमको कहीं बाहर जाकर के हमसे हम हमारा जो है खर्चा पानी उठा करके हमको कहीं सिखवाएं। ये स्थिति नहीं थी। पिताजी हमारे अध्यापक थे, टीचर थे। तो इत्तेफाक से, हमारे भाग्य से जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक ध्रुपद केंद्र का यहाँ पर वो खोला, जो जिसमें ये था कि भाई गुरु शिष्य परंपरा से उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर सिखाएंगे। जी। तो हमने सोचा कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ध्रुपद के लिए ही ये खुल रहा है और गुरु शिष्य परंपरा से सिखाने को इसमें मिलेगा, सीखने को मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो हम लोगों ने वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से हम लोग उसमें सिलेक्ट हो गए और फिर हम लोगों ने ध्रुपद केंद्र भोपाल ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से फिर वो एक ध्रुपद का सिलसिला शुरू हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि ये मेरा चयन था कि मैं कलाकार ही बनना चाहता था, मैं जी मैं ध्रुपद ही गाना चाहता था। एक जी होता है, एक ये होता है कि किसी ने सुझाया कि जी ये चयन मेरा नहीं था, ये मेरे जीवन में फलाने के कहने की वजह से मैं ध्रुपद सीख सका। इन दोनों में से आप कौन-सी श्रेणी को मानेंगे कि ये आपका खुद का मानस था कि नहीं मुझे ध्रुपद सीखना है या आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ध्रुपद की तरफ ही जाएँ? नहीं, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि दरअसल क्या हुआ कि अ, जब हम लोग ने एमए कर लिया, तो उसके बाद अ, ये बिड़ला ग्राम नागदा में मेरी सर्विस लग गई। अच्छा, मेरी भी लग गई और रमाकांत की भी लग गई। रमाकांत की किस विभाग में? पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। वो अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की उस वक़्त जो है वो हाँ, परसेंटेज बेसिस पर पोस्ट ऑफिस में नौकरियाँ लगती थी, ओके, परीक्षाएँ नहीं होती थी। अच्छा, तो रमाकांत थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक-ठाक था। उसका जी, परसेंटेज अच्छा था हायर सेकेंडरी, उस समय 12वीं नहीं थी, हायर सेकेंडरी होता था। हायर सेकेंडरी थी, जी, 11वीं, हाँ। तो 11वीं में उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो उस आधार पे पोस्ट ऑफिस में उसकी नौकरी लग गई थी, जी, परसेंटेज के आधार पे। और मैंने एमए एमए किया, एमए इकोनॉमिक्स किया और उसके बाद एमए म्यूज़िक किया और फिर बिरला ग्राम नागदा में मैं वहाँ पर जो उनका स्कूल है, उसमें म्यूज़िक टीचर की नौकरी लग गई। ओह! ठीक, तो हम दोनों भाई नागदा में हाँ, ही, नागदा, उसने भी अपना अपॉइंटमेंट नागदा में करवा लिया था और मैं भी नागदा में था, तो हम दोनों भाई थोड़ा रियाज़-वियाज़ भी करते, गाते-बजाते भी। मेरी तो म्यूज़िक की नौकरी थी, पर हम लोग साथ में रियाज़ करते थे इस वजह से कि वो रियाज़ ना टूटे, तो रमाकांत ने भी नागदा में अपना स्थानांतरण ले लिया। चूँकि छोटी जगह थी इसलिए आसानी से हो भी गया। तो अब जब ये एक बार थोड़ा-सा स्थायित्व आ गया, जी, पैसे को लेकर के, नौकरी को लेकर के और एक हुँ, एक प्रकार का स्थायित्व तो आ ही जाता है जब आपको एक एक बंदी-बंधाई इनकम जब शुरू हो जाती है, बिल्कुल, नौकरी लग जाती है और उस समय तो नौकरी लगना माने बहुत बड़ी बात होती थी। तो हाँ, तो हम लोग बहुत ही खुश थे। जी, जी, फिर जब ये स्कॉलरशिप निकला, मतलब जैसे जी, हमने जुलाई में जॉइन किया और ये हुँ, सितंबर-अक्टूबर में स्कॉलरशिप की ध्रुपद केंद्र की योजना पब्लिश हुई अखबार में। ठीक, हम लोग इंटरव्यू दे आए, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब जब है, सिलेक्शन हो गया, तो मन में स्थिति थोड़ी डामाडोल वाली। भई वहाँ तो दे आओ, देने में क्या है, देखा जाएगा। तो दे आए, अब सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो हमारे पिताजी का उसमें वाक़ई में हुँ, बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने जी, हमने कहा बताइए? हमने हमारी स्थिति जब डामाडोल हुई कि यार लगी लगाई नौकरी है, क्या क्या छोड़ेंगे तो फिर पता नहीं फिर 4 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? उसके बाद तो पिताजी ने कहा कि नहीं देखो ये इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी तुमको मिल रही है सीखने की और अभी हाँ, तुम्हारी सीखने की उम्र है और हाँ, जहाँ तक घर का सवाल है मैं देख रहा हूँ, तुमको उसकी कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे अपने खर्चे के लिए तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो तुम अपना जाकर के वहाँ उस्ताद से सीखो
और अपना अभ्यास उस्ताद के अंडर में शुरू करो। और ये नौकरी वोकरी तो जिंदगी में कभी भी मिल जाएगी, इसकी चिंता ना बहुत करो। बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात। उन्होंने हमको हौसला दिया और बिल्कुल, उन्होंने हमको पुशअप किया। ये हम थोड़ा सा नौकरी हो जाने की वजह से थोड़े से मन से कमजोर पड़ रहे थे, हाँ, हो जाता है, सबके साथ होता है। जाए न जाए थोड़ा। हाँ, तो पिताजी ने पुशअप किया कि नहीं तुम जाओ जी, और जी, हम देख लेंगे घर, और चिंता नहीं करो। हुँ, ये तो ये नो, ए, ए, नो ऐसी नौकरियां तो जिंदगी में तुमको कभी भी मिल जाएंगी। बिल 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 तो फिर हम छोड़ छाड़ के और हुँ, 1 दिसंबर 1981 को भोपाल आ गए। जी, 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 बस फिर उसके बाद उस्ताद के सानिध्य में हम लोगों ने रियाज़ शुरू किया और फिर धीरे-धीरे सिलसिला बन गया। थोड़ा उस्ताद जी के बारे में बताइए? उस्ताद हमारे उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद ज़िया जी, मोहिउद्दीन डागर साहब, जी, दोनों जो मोहिउद्दीन डागर साहब थे, उनको जो वीणा बजाते थे, उनको हम बड़े उस्ताद बोलते थे। और जो हाँ, हमारे उस्ताद थे, जो हमें ध्रुपद सिखाते थे, जो उनके छोटे भाई थे, उनको हम छोटे उस्ताद बोलते थे। तो छोटे हाँ, उस्ताद, बड़े उस्ताद। हाँ, तो एज़ ए गुरु के रूप में तो छोटे उस्ताद का ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट था, वही हमको सिखाते थे। लेकिन अक्सर बड़े उस्ताद यहाँ पर किसी काम से, किसी कमेटी के काम से, किसी प्रोग्राम के सिलसिले में उनका आना होता ही रहता था। और जब वो आते तो महीने 15 दिन रुकते थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो हम लोग सीख रहे थे, तो वो केंद्र में सिखाने के लिए एज़ ए विजिटिंग फिर वो रुक जाते और हमको वो वही तालीम देते थे। तो इस प्रकार से हमारी दोनों भाइयों की, मतलब हम दोनों भाइयों की उन दोनों भाइयों से तालीम हुई। जी, जी, हम लोग उस समय 5 लोग अ, अच्छा, केंद्र में थे। हाँ, जी, केंद्र में 5 जी, लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो हुँ, ये छोटे उस्ताद जो है, ये उस समय शुरू-शुरू में जो है वो मतलब अकेले ही थे। हुँ, हुँ, अकेले ही थे उस्ताद। और उस्ताद का नेचर जो है, मैं कहूँगा कि फक्कड़ी मिजाज था उनका। अच्छा, अच्छा, हाँ, एकदम रॉयल, रॉयल फक्कड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस रियाज़ करो, गाना बजाना करो। दिन-रात वो संगीत में डूबे रहते थे। क्या बात! संगीत उनका उनका ध्येय यही था कि बस जितना मैं अधिक से अधिक सिखा सकूँ। हुँ, अच्छा, चूँकि हम लोग उस्ताद के साथ ही रहते थे, वो बंगले में। अच्छा, हाँ, उनके अच्छा, साथ ही वहीं पर रहते थे, तो तो वहीं रहते रात-दिन, रात-दिन, ओके, सुबह 4 बजे से खरज का अभ्यास, हुँ, जो ध्रुपद में बहुत ज़रूरी होता है, वो सुबह 4 बजे से हम लोग जो अभ्यास शुरू करते थे उनके उनके सामने, तो रात को 9-10 बजे तक दिन भर चर्चा हो रही है, तो गाना बजाना हो रहा है, तो किसी कोई हम सुन रहे हैं, तो बस यही सब चलता रहता था। उस्ताद भी कहते थे कि बेटा, सपने भी आए तो संगीत के आना चाहिए। क्या बात! इत क्या इतना इसमें डूब जाओ। तो बोले कि तब जाकर के कुछ आपको हासिल होगा। तो बात! उस्ताद 24 घंटे हमको संगीत में ही बनाए रखते थे। और फक्कड़ी होने के कारण ये था कि अम, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। वो जी, अच्छा, उनके कोई कोई बच्चे भी नहीं थे, तो वो उन्होंने हम लोगों को भी बच्चों की तरह ही माना और बच्चों की तरह ही हमको सिखाया। एक बात और मैं जी, बताऊँ आपको कि जी बताइए। जब जब हम हमारा सिलेक्शन हो गया और हम लोग जब उस्ताद के पास आने के लिए हमने मन बना लिया कि हाँ, हम जाएँगे और सीखेंगे, तो हमको कई लोगों ने कहा कि अरे! उस्ताद लोग सिखाते नहीं हैं, उस्ताद लोग जो है वो अम मतलब घर के काम करवा हाँ, लेते हैं, हाँ, बर्तन-लोटा मंजवाएँगे लेकिन देंगे कुछ नहीं, और उस्ताद ऐसे होते हैं, हाँ, और उस्ताद मतलब काफ़ी नेगेटिव बातें लोगों हाँ, ने हाँ, की। होता है। हाँ, और हाँ, एक एक नेगेटिव माहौल हमारे सामने पेश जी, किया। जी, लेकिन हमने उन सबको दरकिनार करते हुए हम उस्ताद के पास जी, गए। है, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, हम दोनों भाई, जी, कि उस्ताद ने बिल्कुल बच्चों की तरह हमको सिखाया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराव-छिपाव के। बल्कि अगर हम रियाज़ नहीं करें,
तो वो नाराज होते थे। अच्छा, अच्छा। तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे उस्ताद ने हमको बच्चों की तरह सिखाया। बल्कि एक तरह से कहें कि उस्ताद ने अपनी रूह को आपके भीतर उतार दिया, एक तरह से यूँ कहें कि एक देखिए, आदमी ये अपने ये ये तो आपकी आपकी नज़र है, लेकिन हम तो ऐसा मानेंगे कि जो हमारे हुँ, उस्ताद को अगर हम 100% माने, जी, अगर हम अपने उस्ताद को 100% माने, तो हम तो उनके मतलब एक बहुत कम प्रतिशत पासिंग मार्क्स इतना ही हम उनसे ले पाए और इतना ही हम कर पाए। हमारी ये मतलब हमारी कुव्वत इतनी ही थी, आप समझ लीजिए। वरना जी। उस्ताद ने तो इतना दिया हमको, पर जी, हम वही जितना बात। जितनी हमारी कुव्वत थी, हम उतना ही ले पाए। जी, और जी, जी। हाँ, लेकिन आशीर्वाद उनका रहा। उनका जो अपना वजूद है, वो जी, सारा इसी में था कि मैं अपना अधिक से अधिक कितना दे पाऊँ। उसमें जी, कोई जी। भी गणित नहीं होता। क्या प्रेम बिल्कुल, होता है कि भई मेरे को अपना सब कुछ दे देना है, जो कुछ भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उसमें आप ये रमाकांत जी बताइए जब जैसे सीखने का समय था, हर हर उस्ताद की अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं, राग जी, होती हैं। कोई चाहता है और कुछ सीखे नहीं सीखे मेरे से ये चीज़ तो ज़रूर सीखे। इस तरह जी, की चीज़ जो उसकी ख़ासियत होती है, आगे जी। जाके जो आपकी पहचान बताती है, ऐसी कुछ चीज़ बताइए? देखिए, उस्ताद ने जो भी कुछ हमको बताने की कोशिश किया, वो ये था कि बेटा ये ध्रुपद को अपने जीन्स में उतार लो। बहुत उनकी अच्छी। कोशिश ये थी, जीन्स में। जीन्स का मतलब ये होता है कि वो आपके खून में उतर जाए। हाँ, हाँ। इतना रियाज़ करो किसी चीज़ का कि वो आपके ब्लड में आ जाए। हुँ, ये उनकी कोशिश होती थी। और ध्रुपद के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आलाप हो या जोड़ हो या झाला हो या बंदिश हो या उसकी उपज हो, हर अंग को उन्होंने अच्छे विस्तार से अधिक विस्तार से हमको समझाया। और उनका यही प्रयास रहा कि जितना अधिक से अधिक आप रियाज़ करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे, रियाज़ जितना अधिक से अधिक आप इसको आत्मसात करेंगे, ये हाँ, लॉन्ग टर्म में आपके लिए उतना ही आपको मज़ा देगा, ये संगीत। मज़ा जी, अच्छा एक उमाकांत जी में भी थोड़ा काफ़ी बातचीत हो गई है, लेकिन गायक कलाकार से इतनी बातचीत करने के बेहतर है कि हम आपसे कुछ सुने। तो मैं एक बिल्कुल पीछे ले जा रहा हूँ रियाज़ के समय में आपको। जी। उन दिनों की कोई ऐसी रियाज़ की चीज़ सुनाइए जो उस्ताद आपको बड़े प्रेम से सिखाया करते थे। वो चाहते थे कि ये चीज़ तो आप सीखें ही, तो कोई ऐसी राग या कोई ऐसा सुनाइए? ठीक है, ज़रूर। जी, ज़रूर। अ, देखिए, उस्ताद ये जो डागर घराने की बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। अडाना की बंदिश है, शिव शिव शंकर जी, आदिदेव। ये ट्रेडिशनल बंदिश है। और डागर घराने में ये ऐसा कोई भी शागिर्द या उस्ताद नहीं है जिन्होंने इसको नहीं गाया है, सबने गाया है। तो उस्ताद की भी इच्छा थी कि बेटा इस बंदिश को इस ढंग से गाना है और तुम्हें गाना है। तो हुँ, उन्होंने बहुत ही उससे मतलब दिल से हमको सिखाया। जी, जी। जी, जी। और तो मैं ये बंदिश आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत अ, र न न रे न ना र नो र न प्रेरणा रना
रे नो री शिव 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 शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 महाबली शिव आदि अंत शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन सकल काज हर हर महादेव शिव 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 शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 शिव। ये क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये जो है ये हाँ ये उस्ताद ने बहुत दिल से हमको सिखाई और जी 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 ये एक ऐसी ट्रेडिशनल बंदिश है, बल्कि जैसे कहते हैं ना घराने की छाप, जी, घराने की छाप है इस बंदिश में कि हाँ भैया दागर घराने की बंदिश। ये राग अडाना में और सूल ताल में थी। ये कुछ तो चीजें उस्ताद की पक्की सिखाई हुई है। एक समय आता है कि जब मान लीजिए अभी उस्ताद नहीं है लेकिन संगीत चल रहा है, फिर धीरे धीरे नई चीजें भी जुड़ती हैं जो आपकी अपनी पसंद होती है, क्योंकि आप उसमें कई चीजें नई चीजें भी जोड़ते हैं उसके अंदर। जी जी। तो अब मैं उस तरफ आता हूँ, आपके अपने चयन की तरफ। ये तो चलिए उस्ताद जी का अपना काम। अब कुछ चीजें जो आपकी अपनी पहचान है, जिससे लोग कहते हैं कि हाँ ये गुंदेचा ब्रदर्स की अपना एक सिग्नेचर ट्यून है, ये उनका अपना एक अंदाज है, या उनका मतलब उनका अपना इजाद किया हुआ है ऐसा। जी तो उस तरफ का कुछ बताइए आप। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा हुआ कि जब उस्ताद के पास सीख रहे थे तो जाहिर बात है कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो उस्ताद के पास जो है वो सारी ट्रेडिशनल बंदिशें और जो एक ट्रेडिशन हमारा है उसको तो हमने लोगों ने सीखा ही, उसको आत्मसात किया। फिर जब हमने उस पर विचार करना शुरू किया तो हमने सोचा कि ट्रेडिशनल बंदिशें तो अपनी जगह है, ट्रेडिशनल बंदिशों का अपना एक म्यूजिकल हेरिटेज है, उनका महत्व है, उनकी वैल्यू है। लेकिन हमारे यहाँ इतने अच्छे-अच्छे कवि लोग हुए हैं, तो क्यों ना हम उन अच्छे-अच्छे कवियों की कविताओं को हम ध्रुपद स्टाइल में गाएं, क्योंकि म्यूजिकल वैल्यू तो बहुत रिच है। संगीत की जो ट्रेडिशनल बंदिश है उनकी म्यूजिकल वैल्यू तो बहुत रिच है, लेकिन कविता की दृष्टि से उनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा वैल्यू है ऐसा नहीं है। कुछ है भी सही, लेकिन अधिकांश बहुत वैल्यूएबल उनकी पोएट्री नहीं है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये वैल्यूएबल पोएट्री को हम लोग जो है ध्रुपद स्टाइल में हम अपना इसको बांधें। तो फिर हमने मध्यकाल से लेकर के और छायावाद तक जो है अलग-अलग कालों में, जो जैसे मध्यकाल में हमारे कबीर हुए, तुलसी हुए, फिर उसके बाद हमारे पद्माकर और केशव जो है उनकी कविताएं, और फिर निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताएं। तो अपन बीच में ऐसा करते हैं, पहले मध्यकाल का कुछ सुनाइए। मध्यकाल का जरूर। मध्यकाल में जो है हमारी एक हम लोगों ने बनाया उसको राग चारुकेशी में। कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध पद है, झीनी झीनी चदरिया। झीनी झीनी चदरिया, वाह। तो वो हम लोगों ने राग चारुकेशी में सूल ताल में बनाया उसको।
कंपोज किया। जी। और इसको कंपोज करने के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि ये कबीरदास जी का ये एक ऐसा पद है जो सभी तरीके की गायकी में गाया गया है, चाहे वो फोक हो, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी बिल्कुल, क्लासिकल हो, हर विधा के लोगों ने इस पद गाया को है, गाया है। तो गाया है। हमने सोचा कि हमको ध्रुपद स्टाइल में भी सुनाना चाहिए कि बहुत भैया बढ़िया, ध्रुपद में भी ये पद ऐसा हो सकता है, संभव है, गाया संभव जा है। सकता है। हाँ, तो वो एक संभावना हमने उसमें खोजी जी, ध्रुपद में, और इस पद को लेके हमने कंपोजिशन बनाया, और हमें खुशी है कि लोगों का प्यार हमको मिला, लोगों ने इसको पसंद किया। तो ये राग चारुकेशी में मैं आपको जी, स्वागत कबीरदास जी का एक पद सुनाता हूँ। है। जी, रे रे ना, रा ना, ते तर ना, ना, री नो, रा ना, री ना, रा ना, रे ना। जीने जेने जीने जेने जीने, जीने जेने जीने जेने, बेने चदरिया, बेने चदरिया, काहे के ताना काहे के बरनी, काहे के ताना काहे के बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, जीनी जेने जीनी, इंगला पिंगला ताना भरली, इंगला पिंगला ताना भरली, सुषमन तार से बीनी चदरिया, जीनी जेने जीनी, आठ कमल दल चरका डोले, आठ कमल दल चरका डोले, पांच तत्व गुनी तीनी चदरिया, जीनी जेने जीनी, जो चादर सूर नर मुनि ओढ़ी, जो चादर सूर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मलिकीनी चदरिया, ओढ़ी के मलिकीनी चदरिया, दास कबीर जतना से ओढ़ी, दास कबीर जतना से ओढ़ी, जू की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी जेने जीनी। वाह, वाह! क्या ये बात है, बहुत आनंद। एक उसी में एक कविता तुलसी का आपने ज़िक्र किया, जी तुलसी का। जी। तुलसी का कुछ तुलसीदास जी का हाँ, ये राग मियां मल्हार में है, जी, और आदि ताल में। जी। अब पूरी तो बहुत लंबी कविता है, अब देखता हूँ जितनी याद रह जाए उतनी सुना देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत आराम से, आराम से।
रे ना रा ना रे रना घन घमंडन बगर जत घोरा घन, ये किष्किंधा कांड से है। जी, जी। और इसके बारे में थोड़ी सी इस पोएट्री के बारे में बता बताइए। दूं। किष्किंधा कांड से जब भगवान श्री राम जो है वो सीता जी को ढूंढते हुए वन में से जा रहे हैं, तो बादल घिर आए हैं और रात हो गई है, तो उस समय का ये वर्णन है और पानी गिरने को है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। और ये तुलसीदास जी ने प्रकृति और मानव स्वभाव को दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए बहुत ही सुंदर इसको गूंथा जी। है ना। दामिनी दमक रहन घन माही, जैसे कि बिजली चमकती है लेकिन आकाश में रहती नहीं है, ऐसे ही खल से प्रीति जथा थिर नहीं, ऐसे ही दुश्मन से भी जो दोस्ती होती है वो स्थिर नहीं रह सकती। ऐसे बहुत सारे मेटाफर उन्होंने प्रकृति से लेकर के जीवन के साथ लगाए हैं। तो ये पद हमको बहुत, जब हमने पढ़ा तो हमको बड़ा पसंद आया, तो हमने इसको कंपोज किया। घन घमंडन बगर जत घोरा, घन घमंडन बगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाई, खल के प्रीति जथा तिर नाई, बरसहि जलद भूमि नियराय, बरसहि जलद भूमि नियराय, जथा नवहि बुध वेद्या पाए, जथा नवहि बुध वेद्या पाए, बूंद गात सहाय गिरि कैसे, बूंद गात सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, खल के वचन संत सह जैसे, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जीवहि माया लपुटानी, जनु जीवहि माया लपुटानी, समिति समिति जल भरहि तालाबा, समिति समिति जल भरहि तालाबा, जिमि सद गुण सज्जन पई आवा, जिमि सद गुण सज्जन पई आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, घन घमंडन बगर जत घोरा।